उसी टाइम पे वो वॉर कारगिल वॉर का बिगल बज गया। तो दुश्मन ने इतना फायर खोल दिया कि जो हमारे रास्ते सब बंद हो गए। तो जैसे उसने फायर खोला तो मेरे यहाँ घुटने में 2 गोलियां लगी। थोड़ी देर के बाद गोली पत्थर से टकराने के बाद साइड में लगी। जो मेरा बड़ी था उसने 2-3 बार मेरे से सारे में बात की, बोला क्या हुआ। मैंने उसको एक चीज़ बताई, मैं बोला भाई काम हो गया। बस ये था कि हौसला था कि कुछ ना कुछ तो अभी करना है। तो मैं हर किसी हिंदुस्तानी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड दी ऐप टुडे। मैं सूबेदार संजय कुमार 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से संबंध रखता हूँ। मेरा जन्म हिमाचल के बिलासपुर गांव में एक छोटे से कस्बे में हुआ जिसका नाम बकैन। स्कूली शिक्षा और बचपन मेरा वहीं पे बीता। उसके बाद पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरा एक सपना था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और देश सेवा के लिए और सेना में जाने का मेरा एक सपना था। क्योंकि मैंने जब एनसीसी भी ज्वाइन किया था स्कूल टाइम जब, और दूसरा हमारे हिमाचल में हर घर में 1 से 2 फौजी रहते हैं। तो शुरू से ये एक एम बन जाता कि मैंने आगे जाके क्या करना है। तो उसके बाद जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब हमने इसके लिए ट्राई करना शुरू किया तो काफ़ी बार उसमें असफलता भी मिली। और वो 96 जून में 1 जनवरी और मार्च और उसके बाद मई में 3 भर्ती मैंने कंटिन्यू अपने जबलपुर सेंटर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर राइफल का जो सेंटर है उसमें कंटिन्यू 3 भर्तियाँ मैंने अटेंड की। तो 2 भर्तियों में तो मैं असफल रहा। वहाँ पे लास्ट टाइम पे मेरिट लिस्ट में रह जाते थे, लेकिन हमने वहाँ पे हौसला नहीं छोड़ा, लेकिन कंटिन्यू उसको जारी रखा। तो तकरीबन थर्ड जो मई वाली जो भर्ती थी जिसका परिणाम जो जून में जब निकला तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया फ़ौज के लिए। तो उसके बाद मैंने 1 साल का ट्रेनिंग जबलपुर सेंटर में ही किया। तो जो कुछ था फ़ौज में, आपको पता है कि जो ट्रेनिंग हमारा जिस तरीके से रहता है, वो ट्रेनिंग को हासिल करने के बाद हर सैनिक का सपना रहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे करे। तो ऐसा ही जज्बा लेके हम लोग भी फ़ौज में गए थे। और जैसे मैं ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब मैं पोस्टिंग गया तो मेरी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल थी तो वो बैरकपुर कलकत्ता में पोस्टेड थी। जैसे मैंने वहाँ जाके उनको ज्वाइन किया तो कुछ ही टाइम के बाद हमारी जो पोस्टिंग थी वो सोपोर श्रीनगर के इलाके में डिप्लॉय हो गई। तो 2 साल मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ। और सीखने के बाद जैसे वहाँ का टर्नओवर 2 साल का जब ख़त्म हुआ तो उसी टाइम पे वो वॉर कारगिल वॉर का बिगल बज गया। क्योंकि जो दुश्मन ने वहाँ पे घुसपैठ कर दी थी उसके लिए हमारी जो मेरी जो यूनिट थी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को भी वहाँ जाने का मौका मिला। और उस टाइम पे मैं जब मेरी पलटन सेलेक्ट हुई थी तो मैं उस टाइम पे लीव पे था। और लीव से जब वापस आया ट्रेनिंग कैंप में तो मुझे पता चला कि मेरी पलटन आगे जा रही है। तो हम लोग जल्दी से अपनी पलटन में पहुँचे और अपने साथियों के साथ मिलके द्रास के लिए मूव कर गए। जो चीज़ हमने इतने साल में सीख रखा था उसको हमें पता था कि वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो हमने जैसे ही ऊपर वाली जो पलटनें थी जैसे ही वो कामयाब हुई, जो उनको टास्क दिया था, जब उन्होंने वो सक्सेसफुल हुए तो हमने उनको रिलीव करके आगे बढ़ना था। अब सबसे बड़ी बात हुआ कि हाई एल्टीट्यूड एरिया, और आप जानते भी होंगे कि द्रास सेक्टर जो विश्व का यानी नंबर 2 ठंड के जो ज़्यादा ठंडा इलाका जो रहता है वो विश्व में तकरीबन नंबर 2 पे आता है। क्योंकि फर्स्ट ग्लेशियर के बाद द्रास की जो ठंड है वो सबसे ज़्यादा है। और हम उस इलाके में खुले में तकरीबन 10 से 12 दिन रहने वाले थे। ये एक सबसे बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए कि इतने टाइम के लिए हमने ओपन में व्यतीत करने, जिसके लिए सर पे कोई छत नहीं है और ना उसके लिए पूरा फुल क्लोथिंग। अगर आप उस टाइम के हालात को देखें तो उस टाइम पे फुल क्लोथिंग, लेकिन फिर भी जज्बा जो था फौज का वो अप था कि उनका जो आगे बढ़ने का जो उनके उत्सुकता थी वो ज़्यादा थी। और जैसे हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो दुश्मन का जो फायरिंग रहती है वो भी ऊपर से चलती रहेगी। और जो रास्ते हैं, जो आसान वाले रास्ते होंगे उसके ऊपर दुश्मन का फायर रहेगा। तो आपको चढ़ने के लिए जो है काफ़ी जो मुश्किल वाले रास्ते रहते हैं वो आपको अपनाने पड़ते हैं। उसको करने के बाद आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वहाँ की ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। जैसे हाइट आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, हाइट में जाते जाते आपको ऑक्सीजन जितनी कम हो जाती है कि आपका जो यहाँ पे अगर आप 100 मीटर अगर जितने टाइम में चलते हैं वहाँ आप 10 मीटर नहीं चल सकते। और जब हमने फर्स्ट में जब हम पर रॉकी नॉप जबकि फीचर थे 2 जो पहाड़ी का नाम दिया हुआ था, उस पर जब हमने अटैक करना था, हमारी अल्फ़ा कंपनी प्लस चार्ली कंपनी वहाँ पे गई थी। 2 दिन तक फर्स्ट जो ऑपरेशन था 2 दिन तक हम दुश्मन उस एरिया को कैप्चर नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जब तीसरे दिन जब सुबह ही तकरीबन हमने दिन को ही अटैक करके
बिना किसी कैजुअलिटी से उस एरिया को ले लिया, बिना किसी कैजुअलिटी के। वो सिर्फ जो हमने, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हालात सिखाते थे हमारे को कि हमने यहाँ लड़ना कैसे है, इस सिचुएशन को हमने कैसे पार करना है। वो वहाँ पे ऑटोमेटिक ही दुश्मन के साथ रह के और उस हालात से जूझ के ही हमें उस आइडिया से आना शुरू हो जाता था। और जब वहाँ फर्स्ट ऑपरेशन जब हमारी यूनिट ने जब सक्सेसफुल किया तो जो जवानों में जो जोश था वो काफ़ी बढ़ गया। उनको जो पहले जो उनके सोच थी कि इस एरिया को हम कैसे कैप्चर करेंगे, लेकिन जब हो गया तो उनको पता था कि अगर हम इसको ले सकते तो आगे वाले जो चीज़ है उसको लेने में तो और आसानी है, क्योंकि अभी और एक्सपीरियंस हमारे अंदर भर गया था। क्योंकि जो एक्सपीरियंस पीछे लिए और यहाँ लिए उससे तो हम कहीं और अच्छा आगे जाके कर सकते हैं। तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद जब नेक्स्ट ऑपरेशन हमें मिला, जो एरिया मिला था वो था 0.4875 मॉस्को वैली पे। और वो भी अपने इतना इम्पोर्टेंट इलाका था वो कि जो नेशनल 1 अल्फ़ा था हमारा, जो श्रीनगर से लेह की तरफ जाता है, उस पर वो बैठे हुए दुश्मन जो थे वो पूरा डोमिनेट करते थे ऊपर से। और जो हमारी गाड़ियाँ, सिविल की गाड़ियाँ वहाँ पे जितनी जाती थी उनको वो ऊपर से हिट करते थे। तो पूरी प्लानिंग करने के बाद 2 तारीख को हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 3 जुलाई को हम लोग दिवस मैप पे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। और 4 जुलाई को हमने पूरा प्लान करने के बाद लास्ट लाइट के बाद हमने ऑपरेशन करना था। तो जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन दुश्मन का फायरिंग और हमारा फायरिंग नॉर्मल टाइम से डबल बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि दुश्मन को भी आइडिया हो जाता है कि आज इस पोस्ट पे अटैक होना है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको आइडिया जब चल जाता है कि आज मेरे इस इलाके में ऑपरेशन होना, तो वो उस इलाके में जितने भी रास्ते ऊपर चढ़ने के हैं दुश्मन पूरा उसको ब्लॉक कर देता है फायरिंग के जरिए। तो जो हमने जो रास्ते स्टडी किए थे, जो मैप पे भी और बाकी इस पर ब्रीफिंग में हमने शामिल किया था कि कैसे कैसे हमने जाना है, ये रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता तो हमने दूसरा रास्ता कौन सा अपनाना है, अल्टरनेट हमें लेना पड़ता है। 2 प्लानिंग करके चलते हैं। अगर एक प्लानिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम सेकंड वाले उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही 4 जुलाई रात को लास्ट लाइट के बाद हम शुरू हुआ तो दुश्मन इतना फायर खोल दिया कि जो हमारे रास्ते सब बंद हो गए। हम तो स्काउट थे आगे चलने वाले, सबसे कंपनी के आगे चलने वाले, तो हमें तो जो रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, फायरिंग ही फायरिंग मिल रहा, तो हम आगे कैसे बढ़ते। अगर बढ़ते तो फिर हमारे सबका नुकसान होता, हमारे कंपनी की काफ़ी कैजुअलिटी हो जाती। तो हम जो टास्क दिया उसको तो फिर पूरा कर नहीं पाएंगे। तो हमने जो फिर सेकंड प्लान जो बनाया था उस पर काम करना शुरू किया। और जब सेकंड प्लान था तो सेकंड प्लान ऐसा था कि जो पहाड़ी के बिल्कुल खड़ी चट्टान थी उस साइड से हमने चढ़ना था। और उस पर चढ़ने के लिए आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। कहीं पे आपको स्लेदरिंग के लिए उसमें रस्सियाँ बांध के उस पर लोगों को चढ़ाना पड़ेगा। यानी उसको करने के लिए फिर टाइम चाहिए। तो हमारे पास अभी तरीका और कोई नहीं था, तो हमें वही था कि अभी हम जो कठिन वाला रास्ता है उसको अपनाएं और धीरे धीरे कैसे न कैसे करके हम कंपनी को ऊपर तक पहुंचा दें, चाहे रोप लगाएं चाहे कुछ भी करें। तो हमने अपनी जो सेकंड टास्क पे काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसको अंजाम देते चले गए। लेकिन हमारी जो रफ्तार थी, जो हमने प्लानिंग किया था कि हम 2 से 2:30 बजे तक दुश्मन के संगड़ के ऊपर धावा बोलेंगे, वो हम नहीं बोल पाए। तो इस तरीके से काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद जो हमारा प्लान था वो सारा फेल हो गया। और जो दिया हुआ समय था, जो हमारा कोऑर्डिनेट था, पूरे जो हमारे वेपन जो पीछे रहते हैं, जो हमें फायर सपोर्ट देते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो सारा ख़राब हो गया। अभी हम लोगों ने फिर भी चलना शुरू कंटिन्यू रखा क्योंकि दुश्मन से हम काफ़ी दूर थे। और सुबह के टाइम तक हम दुश्मन से तकरीबन 250 से 300 मीटर की दूरी पे रह गए और तब तक दिन निकल चुका था। तो हमने जो वहीं पे एक साउथ स्पर करके पोस्ट था छोटा सा नीचे, तो मेरे जो कंपनी कमांडर थे गुरप्रीत साहब ने तो प्लान किया कि यहाँ पे ही एक सेफ इलाका है, हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे बैठे और जैसे जैसे उस टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था, जैसे 6-6:30 बजे का टाइम हुआ, जैसे ही बिल्कुल लाइट आना शुरू हो गई, बिल्कुल यानी क्लियर दिखाई देना शुरू हुआ, तब ऊपर जो पोस्ट था, जो 4875 का पोस्ट हमने कैप्चर करना था, वो दूसरी पहाड़ी पे जो दूसरी रेजिमेंट चढ़ रही थी, जो लड़ाई वहाँ पे चल रही थी, वो उनको देख रहे थे। और जो पोस्ट उन्होंने लेना था वो वाला दुश्मन हमें देख रहा था। तो ऊपर से वो क्रॉस फायर शुरू हो गया। दोनों ही यूनिटों की हमारी कैजुअलिटी सुबह शुरू हो गई। और जब आपको पता ही है, जब कैजुअलिटी शुरू हो जाती है तो फिर उसमें सोच विचार करने के लिए शुरू हो जाता है कि अभी अगर इस तरीके से कैजुअलिटी रहेगी तो आप क्या करोगे, क्योंकि यही तो एक डिसीजन मेकिंग रहता है। जो हमारे कमांडर रहते हैं तो वही मैप पे डिसीजन अभी क्या लेंगे। अब सभी को यही था कि जो हमारे पास टाइम है इसको कैसे न कैसे हम मैनेज करें और कैसे न कैसे हम दुश्मन तक पहुँचें। लेकिन उसके लिए दिन को
आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था। अभी आप जानते हैं कि वो पक्के संगड़ तो बंकर नहीं थे, वो संगड़ थे जो पत्थरों से बना के उन्होंने चारों तरफ से पत्थरों की ढेरी लगाते थे और बीच में खुद बैठ जाते थे। तो जब उसके आसपास में कोई भी आके आरटी का गोला होगा या एडीएम की मिसाइल होगी, जब वो उसके आसपास जाके फटेगा तो उससे ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से उसके तो स्प्लिंटर निकलेंगे, पत्थर भी टूट के और ज़्यादा बनाएंगे। तो वो क्या था कि दुश्मन की जो दो गनें थी, ये 2 EMG गनें थी जो यूनिवर्सल मशीन गन होती है पाकिस्तान आर्मी के पास। तो वो गनें कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड, यानी हमने जो टाइम नोट किया था तो तकरीबन 40 से 45 सेकंड का टाइम मिला था हमारे को, जो उस टाइम पे उनकी गन फायर करना बंद हो जाती थी। तो वो टाइम था हमारे पास कि हम यहाँ से अपन जहाँ हम इस टाइम बैठे थे, यहाँ से भाग के उस एरिया में पहुँच जाएँ जहाँ पे आर्ट भी थी और दुश्मन की नज़रों से बाहर चले जाएँ। तो हमने पूरा प्लान किया कि जो सेक्शन थी हमारी 1:10 वार की हमारी सेक्शन थी, जो लीडिंग सेक्शन थी जिसका मैं स्काउट था। तो हमने सभी ने प्लान किया कि इसको कैसे अंजाम देना आगे, क्योंकि बिना प्लानिंग से कुछ नहीं हो सकता था। तो सभी ने प्लान किया कि ठीक है, आप यहाँ से जब मूव करोगे तो दुश्मन तो छुपा हुआ है, उसको वो हमारी तरफ नज़र उनकी नहीं है, वो उनकी निगाहें हमारे पे नहीं है, तो उसको आइडिया नहीं चलेगा कि आप लोग आगे जा चुके हो। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रॉल करके हमारे पास पूरा दिन पड़ा है और पूरी रात है लड़ने के लिए। हमें कैजुअलिटी कम से कम कैजुअलिटी में आगे बढ़ना है और जितनी भी कार्रवाई आप करोगे वो पूरी साइलेंट होगी, सिर्फ इशारों पे। हमने, क्योंकि अगर वहाँ पे हम हल्ला करते या बातचीत करते या कुछ इशारे करते, फायरिंग करते, तो जो ऊपर बैठा पोस्ट पे जो पाकिस्तान का सोल्जर है उसको पता चल जाता कि हमारी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि हम जस्ट उसके पीछे नीचे बैठे हैं, 50 मीटर के नीचे बैठे हैं। वो पत्थर भी गिराएगा तब भी मार देगा, ग्रेनेड फेंकना तो दूर की बात थी, क्योंकि वो हाइट पे बैठा है, उसके पास जो हाइट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा था उसको, लेकिन हमारे पास वो नहीं थी, हमें हाइट चाहिए थी कैसे न कैसे। तो हम लोग प्लान किया पूरा कि हम पूरी कार्रवाई साइलेंट करेंगे और बड़ी पैर में आगे हरकत करेंगे। जैसे जो वहाँ बंकर पे पहुँचेगा वो बंकर को क्लियर करके आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। तो हमने धीरे धीरे क्रॉल करना शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 10:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की थी और तकरीबन हम लोग जो फर्स्ट बंकर था उनका जो 475 का, उस पर हम 1 बजे जाके ऊपर पहुँचे। हम ऐसी जगह पे पहुँच गए कि अगर खड़े हो जाएं तो हम दुश्मन की गन को पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 लोग ओनली, ना हमारे पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस था, ना इतना ज़्यादा हमारे पास कोई एक्सरसाइज कर रखी थी कि हमने कि इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। बस ये था कि हौसला था कि कुछ ना कुछ तो अभी करना है, क्योंकि हमें ये भी आइडिया था कि हम यहाँ दुश्मन के नीचे जस्ट बिल्कुल बंकर के बाहर, यानी आप समझ लो कि खिड़की के बाहर बैठ के कितनी देर बैठ पाओगे। दुश्मन को अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पता चल जाता कि कोई बाहर बैठा है तो वो पत्थर मार के मार देता हमारे को, ग्रेनेड फेंकना तो बहुत दूर की बात थी। तो हमें आइडिया था कि हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, अब कुछ करना है वो जल्दी करना है। तो जो मेरा बड़ी था उसने बोला भाई और कोई हेल्प नहीं करेगा, जो कुछ करना है अपनी हेल्प खुद ही करनी है, अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप ऐसा करो, अपनी फील्ड पट्टी जो हमारे पास रहती है, अपने आप को इंजर्ड जब हो जाते हैं तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए, तो मेरे पास भी फील्ड पट्टी थी, उसके पास भी फील्ड पट्टी थी, तो उसने अपनी भी निकाली और मैंने भी अपनी निकाली। तो उसने कहा तू यहाँ बैठ जा और अपने हाथों में पट्टियाँ बांध ले और यहाँ अपना बिल्कुल रेडी रहना तूने। मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाऊँगा, थोड़े से आगे एक पत्थर था, उसकी आड़ थी, मैं उस इलाके आड़ से जाके ग्रेनेड फेंकूँगा। मेरा काम है गन को साइलेंट करवाना, तेरा काम है गन को निकाल के फायर खोलना। हमने अपना अपना टाइम काम बांट लिया दोनों ने, और वो क्रॉल करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गया जहाँ वो पत्थर था, जहाँ से वो आड़ से वो ग्रेनेड फेंक सकता था। तो जब उसने क्रॉल किया आगे, अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे जो कार्रवाई करते हैं प्लेन में ग्रेनेड फेंकने की करते हैं, लेकिन वहाँ पे तो हाइट पे फेंकना था, ऊपर वाली साइड में फेंकना था वो भी। तो उसने जो दो ग्रेनेड रहते हैं हमारे पास हमेशा, हर जवान को 2 ग्रेनेड मिलते हैं, तो उसने दोनों ग्रेनेड को प्राइम करके रख लिया अपने पास। फर्स्ट वाला को निकाला, पिन निकाल लिया और फेंक दिया। अभी फर्स्ट टाइम फेंक रहा और लेट के फेंक रहा है, बैठ के भी नहीं फेंक रहा, लेट के फेंक रहा है। तो लेट के फेंकने में उसने जोर लगा दिया। अभी उनका जो संगड़ था, जैसे मैंने पहले बताया, पत्थरों से बना संगड़ था, तो ऊपर से ओपन था वो, तो अगर उसमें फेंकते तो वो अंदर गिर जाता। लेकिन अभी अगर उसने कम जोर लगाया होता और वो पत्थर से टकरा के अपने ऊपर ही आ जाता तो वो अपने ग्रेनेड से खुद मर जाता। तो उसने क्या, फर्स्ट ग्रेनेड जब फेंका तो उसने थोड़ा जोर लगा दिया और वो बंकर के पीछे चला गया। जैसे बंकर के पीछे गिरा और उसकी आवाज़ हुई तो अंदर वालों को पता चल गया कि यहाँ इंडियन आर्मी पहुँच गई, और जैसे ही अंदर से हड़बड़ाने की और बोलने की आवाज़ें शुरू हुई तो हमने बोला भाई अब गए। लेकिन बड़ी, मैं जैसे आपको बोला कि मेरे से थोड़ा सीनियर था और थोड़ा तेज था, उसने देरी नहीं की और जो दूसरा ग्रेनेड था उसके पास, उसने दूसरा ग्रेनेड निकाल के फेंक दिया और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ गिरना चाहिए था वहाँ गिरा।
जैसे संगड़ के अंदर ग्रेनेड फटा तो जो थे वो सब इंजर्ड हो गए, कुछ कैजुअलिटी हो गए। और जो दोनों गनें थी, जो उस पर 2 गन लगी थी, 2 होल थे उस संगड़ के, वो दोनों गनें फायर करना बंद हो गई। अभी मेरा टास्क शुरू हो जाता था, क्योंकि मैं बिल्कुल गन के नीचे बैठा था, जो अगर खड़ा हो जाता हूँ तो गन को पकड़ सकता हूँ। तो जैसे गन फायर करना बंद हुई तो मैंने जो पट्टियाँ बांध रखी थी हाथों में, दोनों गनें बाहर निकाल के नीचे गिरा दी। और जो होल था जिसमें गन लगी हुई थी उस पर जाके खड़ा हो गया। सर मैंने अंदर संगड़ के अंदर नज़र दौड़ाई कि कौन कहाँ जीवित है या कौन अंदर बचा हुआ है। तो मैंने देखा कि 3 लोग हैं, तो मैंने वहाँ ब्रश फायर खोल, मेरे पास AK-47 था, तो मैंने वहाँ उसी होल में अपनी AK-47 लगाई और अंदर ब्रश फायर खोल दिया। तो 1 मैगजीन मैंने तकरीबन फायर किया उस पर, और तो 3 के 3 वहाँ पे मारे गए। अंदर गए तो जो वेपन हमने छीने थे, अभी उनकी ऑटोमेटिक गनें थी और जो कंटिन्यू फायर करती, यानी जो आपने देखा होगा जिसमें चेन लगी होती है, तो 240 का चेन रहता है उनका, तो वो चेन लगा हुआ था ऑटोमेटिक, हमें उसको सीखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रिगर दबाने की जरूरत थी। तो हमने एक गन लगा दी जो आगे वाला बंकर था उनका उस पर, और एक लगा दी जो लेफ्ट में था। और उस टाइम पे क्योंकि हमें फायर सपोर्ट देना था, अभी हमारे पास हाइट थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक वो हाइट उनके पास है तो हमारे जो पीछे आने वाला ट्रुप्स है वो सेफ नहीं है, हम तो नहीं है पर पीछे वाला भी नहीं है। तो जब हमारे पास हाइट आ गई तो अभी हम हाइट से फायर सपोर्ट दे सकते हैं, अभी दुश्मन को दबा सकते हैं, अपने ट्रुप्स को निकाल सकते हैं। तो जब हमने वो कार्रवाई शुरू कर दी, उनकी दोनों गनें लगा के फायर करना शुरू कर दिया दोनों ने, और अपना ट्रुप्स को ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन हमें जो दुश्मन की एग्जिट लोकेशन जो लेफ्ट साइड में था उसकी एग्जिट लोकेशन हमें आइडिया नहीं था, सिर्फ जहाँ से फायर आ रहा हम उस फायर को कवर करके फायर कवर कर दे रहे थे। बाकी तो जो हमें फायर सपोर्ट दे रहे थे उनको आइडिया था कि वो कहाँ पे है दुश्मन। तो उसने अचानक से जब लेफ्ट साइड से फायर खोला, तो जो मेरे JCO साहब थे, जो मेरे पार्टी कमांडर थे, वो मेरे को जो हमें जो ऊपर पहुंचने के लिए फायर सपोर्ट दे रहे थे, तो उनको सबको गोली लग गई टांग में, क्योंकि जिसने फायर खोला था उसने कहीं जल्दबाजी में फायर खोल दिया और वो शीश लिए बिना ही उसने फायर खोल दिया और सबको टांग में गोली लग गई। तो 4 के 4 लोग इंजर्ड हो गए। तो हमने देखा कि कहाँ से फायर आया, वहाँ फायर दिया, फायर सपोर्ट देके अपने जो बाकी जो इंजर्ड थे और जो सेफ थे उनको लेके हम बंकर में पहुँच गए। जैसे ये पोस्ट कैप्चर किया, दूसरे पोस्ट के लिए हमने प्लानिंग शुरू कर दिया, और उसी टाइम विदिन 5 मिनट के बाद हम आगे निकल गए। तो जो हमारे इंजर्ड साथी थे उनको यहाँ पर बैठा दिया हमने कि आप हमें फायर सपोर्ट दो, हम आगे निकलेंगे। लेकिन जो दुश्मन था उसने भी अपना थोड़ा टैक्टिक्स चेंज कर दिया, उसने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी। उसने बंकर में तो अपने 2 जवान बैठा दिए, कुछ जवानों को उसने बंकर के बाहर निकाल दिया। काफ़ी पत्थर थे बड़े बड़े वहाँ पे, तो किसी भी पत्थर के पीछे से बैठ के वो फायर खोल सकता था। तो जैसे उस पत्थर के पीछे जाके छुपे थे जो, उन्होंने हमारे पे कभी फायर नहीं खोला। जब हम इस संगड़ से नीचे उतरे, हम 6 जवान दोबारा गए थे आगे, और अपने 3 रो में चले थे, 2-2 में हम हर 2 जवान इकट्ठे रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बड़ी बेर में, तो वैसे निकले थे। तो जो लेफ्ट साइड में जो उनके बाहर बैठे थे जवान थे, वो कंटिन्यू देख रहे थे हमारे को कि ये नीचे उतर रहे हैं, लेकिन उसने फायर नहीं खोला। तो हमें आइडिया नहीं चला कि बाहर भी कोई दुश्मन हो सकता है। हम संगड़ को कवर करके चलते रहे, क्योंकि पीछे से हमें हाइट हमारे पास थी अभी एक, तो वहाँ से वो फायर सपोर्ट हमें मिल रहा था। तो हम बढ़ते गए, जब नीचे उतर के दोबारा चढ़ना था हमने, तब लेफ्ट वाले ने फायर खोला। और अभी आपको बताइए कि जब फर्स्ट टाइम कोई फायर खोलेगा तो शीश लेके खोलेगा, क्योंकि वो तो बैठा हुआ और हाइट पे बैठा था, क्योंकि अभी दूसरे पोस्ट की हाइट थी वो, तो उस पर बैठा था साइड में। और जब शीश लेके फायर खेला था, जो लेफ्ट साइड में मेरे 2 जवान थे, परवीन और श्याम, तो उनको सामने उसका ब्रश फायर लगा। तो जैसे उनका गिरना, बाकी हम जो 4 थे, हम भी जहाँ थे वहीं लेट गए, क्योंकि मैंने आपको बताया पथरीला इलाका था तो पत्थर काफ़ी थे वहाँ पे। तो हम लोग भी जहाँ हमें लगा कि यहाँ हम सेफ हैं वहीं पे लेट गए। अब जब लेट गए तो उसको तो पता था ऊपर वाले को कि कहाँ कहाँ कौन है, उसने तो हमारी हर लोकेशन देख रखी थी, लेकिन हमें लोकेशन का पता नहीं था, क्योंकि फायर की आवाज़ होना और हमारा लाइन पोजीशन होना एक एक्शन था। अभी जब उसने इधर वालों के ऊपर फायर खोला था तो ये तो दोनों डेथ हो ली है। अभी यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसने देखा कि यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो सेकंड नंबर हमारा था, बीच में हम थे, तो हमारे पे मेरी उसको टांग दिखाई दे दी, क्योंकि जब मैं ऐसे लेटा था तो ऐसे राइट साइड में ऐसे मेरा बड्डी था, तो मैं उसकी तरफ कोई पत्थर था उसके पास में जाके लेट गया हार्ड लेके, लेकिन ये टांग मेरे पत्थर के थोड़ी सी ऊपर रहेगी, जो उसको दिखाई देना शुरू कर गई। तो उसने देखा कि यहाँ टांग है, तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ है। तो जैसे उसने फायर खोला तो मेरे यहाँ घुटने में 2 गोलियाँ लगी, और गोली लगने के बाद जैसे मुझे एहसास हुआ कि मुझे गोली लग गई, तो मैंने टांग को सीधा कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया उसको। लेकिन उसको ऊपर वाले को तो पता था कि यहाँ कोई था पहले, अभी टांग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पहले तो थी, इसका मतलब यहाँ है। उसने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू फायर रखा। थोड़ी देर के बाद गोली पत्थर से टकराने के बाद
साइड में लग गई। जो मेरा बड़ी था उसने 2-3 बार मेरे से सारे में बात की, बोला क्या हुआ, मैंने उसको एक चीज़ बताई, मैं बोला भाई काम हो लिया। बोला ज़्यादा तो नहीं, मैंने नहीं नॉर्मल है, आप टेंशन मतलब आप अपनी जगह रहो। तो उसने सारा किया, बोला तो थोड़ा सा और आगे आ जा, यहाँ थोड़ी सेफ जगह है, थोड़ी आड़ अच्छी है, तो आप थोड़ा और, मैं थोड़ा और क्रॉल किया, आगे चला गया। तो उसके जो फायरिंग था वो पीछे था, वो वहीं फायर करता रहा तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो मैंने शिफ्ट कर दी अपनी जगह थोड़ी सी, इसलिए बाकी बुलेट कोई नहीं लगा। फिर जो मेरे राइट साइड वाले थे उसने देखा यहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी मर गए, यानी वो सबको किल करके निकल रहा था अपनी तरफ से। जो राइट वाले थे उनकी भी उसने पोजीशन देख रखी थी कि कहाँ है, वहाँ फायर खोला उन्होंने। उनको भी एक को कंधे में गोली लगी, एक को टांग में लगी। तो जब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आपस में कांटेक्ट किया तो उन सभी ने कहा कि भाई सबको लग गई। तो हमने सभी ने प्लान किया कि भाई चुपचाप यहीं बैठे रहो, इसको एहसास होने दो कि यहाँ कोई नहीं है। सबको गोली लगने के बाद भी किसी ने भी बिल्कुल शब्द मुंह से नहीं निकाला है, उसके फायरिंग करना तो दूर की बात है। तो जब उसको एहसास हो गया तकरीबन आधे घंटे के बाद कि यहाँ से ना तो कोई बातचीत हो रही है, ना कोई चिल्ला रहा है, इस सबको गोली लगने के बाद ना ये फायरिंग का जवाब दे रहे हैं मेरा, ना ये आगे पीछे हरकत कर रहे हैं कि यहाँ सेफ जगह नहीं है, तो इसका मतलब है जो यहाँ है सब खत्म है। जब वो निश्चिंत हो गया आधे घंटे के बाद, तब उसने अपना पोजीशन चेंज करना शुरू किया, गन रखी आराम से कंधे पे, क्योंकि उसकी तरफ से तो सब मर गए। जब वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो हाइट काफ़ी थी, तो चढ़ाई काफ़ी थी, तो उसके पाँव से पत्थर निकल के नीचे गिरता हुआ आ गया। तो हमें आवाज़ आई कि कुछ गिर रहा है। अभी गिरेगा तो तब जब कोई चलेगा। तो हमने आइडिया लगा लिया कि अब ये चल रहा है, अब ये शीश लेके फायर नहीं खोल सकता हमारे ऊपर, अब इस शीश लेके तो हम खोलेंगे, क्योंकि हम बैठे हैं अभी। क्योंकि हम लोग इसीलिए तो इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे कि हमें कोई गैप मिले, हमें मौका मिले कि हम उस गैप को पूरा कर सकें। जब हमें लगा काफ़ी देर के बाद कि ये ऊपर चढ़ रहा और ये अभी शीश लेके फायर नहीं खोल सकता, तो जो मेरा बड़ी था उसने कहा तो जो गन मैंने आपको बताया जो छीनी थी 2 गनें, उसमें से एक गन मैं अपने साथ ले गया था। तो मैंने गन को पत्थर पे सेट किया और शीश लिया, वो 2 थे, दोनों के ऊपर फायर खोला ब्रस्ट में, मैंने दोनों मर गए। जैसे दोनों गिरना, जो संकट में बैठे थे वो भाग गए। हमने रिस्क नहीं लिया, हम जैसे फर्स्ट वाले बंकर पे क्रॉल करके गए, फायर स्पॉट करके एक दूसरे का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। तकरीबन आधे से पौने घंटा दोबारा लगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो हमने संगड़ तोड़ के अंदर गए, सेम हमने जो गन ली हुई थी वो आगे के इलाके में लगा के, पीछे वाले जो हमारे इंजर्ड थे उनको लेके हम संगड़ में आके एक दूसरे को ड्रेसिंग करना शुरू कर गया। सिर्फ मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने जो पट्टियाँ थी वो सब यूज कर ली थी। अब मैंने अपने आप को अगर ड्रेसिंग करनी, अपने जख्मों को अगर बांधना है, तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास पट्टियाँ हैं, तुम अपने एक दूसरे की हेल्प कर लो, और जो पट्टियाँ हैं उसको बांध के आप यहाँ पे बैठ जाओ, तब तक मैं आगे की निगरानी करता हूँ। तो जहाँ हम बैठे थे वो सेकंड वाले पोस्ट पे, तो उसके जो नीचे वाला इलाका था उसमें उनका लिविंग था, उनका राशन डैम्प, अम्युनिशन डैम्प, उनका सब कुछ एडम का पूरा वहाँ था। तो टेंट भी थे, हमारी एफआरपी, इंडिया की एफआरपी थी वहाँ पे पहले से बनी हुई। तो हमने कहा हो सकता है यहाँ हो। थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, यहाँ से कोई हरकत नहीं है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जब वो काफ़ी नीचे, हमने नज़र ऐसे, क्योंकि बिल्कुल साफ मौसम था, जब नीचे देखा तो तकरीबन वो 200 मीटर नीचे उतर गए थे हाइट में नीचे। जब वहाँ नज़र पड़ी मेरी, मैं अपने बड़ी को कहा, मैं बोला यार 2 हैं और 2 दिख रहे हैं मेरे को जो यहाँ से भागे, ये वही हो सकते हैं और कोई नहीं है। तो उसने कहा कि फायर खोल दे। मैंने कहा यार दोनों के रास्ते अलग अलग गए हैं, अगर मैं एक पे फायर खोलूँगा दूसरे वाला छुप जाएगा पत्थरों में कहीं भी, तो 2 गन लगाते हैं और दोनों इकट्ठे फायर खोलेंगे। उसने कहा यार तू एक पे कर ले, दूसरे को कल देख लेंगे अगले वाले पोस्ट पे। तो मैंने एक पे फायर खोला तो दूसरे वाला भी वहीं आ गया, जैसे एक गिरा दूसरे वाला वहीं आ गया, तो दूसरे पे भी फायर खोला। इन दोनों का मरना, जो उनका लास्ट पोस्ट था जो 475 पे लेग्स में लास्ट व्हील बैक में जाके, वहाँ से काउंटर अटैक का एक एक्शन था उनका। यानी जो लोग इस इलाके से, जैसे मैंने पहले बताया, भाग के गए थे, जो लास्ट वाले पोस्ट पे जाके इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से आके हल्ला डालते हुए वो भागना शुरू कर गए। तो हम टोटल 3, उनका भी काउंटर अटैक करना बिल्कुल सही था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ तक जो इंडियन आर्मी के जवान पहुँचे होंगे आधे भी नहीं है। अगर मान लो 50 आदमी आए होंगे तो इस टाइम 10 भी नहीं होंगे, और वो 15-20 थे, और हम तो टोटल 3 थे, और 3 में भी सेफ 1 था और 2 इंजर्ड थे। तो हमने फायर तो खोल के रखा वहाँ, लेकिन अभी उनका काफ़ी ज़्यादा लोग थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें वो ध्यान नहीं आ रहा था ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का इलाका हम सेव करते जा रहे हैं ना।
तो हमारे भी जो ट्रूप्स था पीछे वाला वो आगे बढ़ रहा था। ठीक 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो ट्रूप्स था, मेरी कंपनी थी, वो पहुंच गई। प्लस अल्फा कंपनी तो ऑलरेडी जो रिजर्व थी मेरी, वो साथ साथ चल रही थी राइट साइड से, वो उसको फायर सपोर्ट दे रही थी हमारे को। तो दोनों साइड से फिर फायर खोला 15-20 मिनट के बाद। तो जो उनका काउंटर अटैक था, काफ़ी नीचे थे वैसे वो, उनको आने के लिए एक घंटा लगना था ऊपर आने के लिए। तो 20 मिनट के बाद जब हमारे दोनों कंपनियों ने फायर खोला तो उनका जो काउंटर अटैक था फिर वो वापस निकल, क्योंकि वो आगे चढ़ने नहीं दिया हमारे बाकी, क्योंकि काफ़ी वेपन फायर करना शुरू करके वहाँ पे। नहीं तो मैं एक ही कर रहा था, तो एक वेपन और 50 वेपन या 20 वेपन लगाना तो उसमें कितना फायर सपोर्ट होगा। तो उनका काउंटर अटैक वापस हो गया। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आए, कंपनी कमांडर आए, बातचीत हुई कैसे क्या था, जो वहाँ पे उनके डेड बॉडीज़ थी वो रिकवर की, उनके जो वेपन इक्विपमेंट, जो उनका सामान। तो फिर वो सर्चिंग शुरू हो गई उस इलाके की पूरी। और पाकिस्तान का तो था ही कि उसने डैम्प ऐसे लगाए थे जैसे उसका वो परमानेंट इलाका है। उसने ये सोचा था कि ये इंडिया वाले यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, और इंडिया वाले इतने जल्दी पहुँचे कि वो इंडिया वालों ने भी नहीं सोचा था कि हम इतने जल्दी वो एरिया कैप्चर कर लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी में पहले तो जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी लीडरशिप। और हमारे फौज के बीच में जो हमारे लिए सबसे बड़ी जो खासियत थी वो थी हमारी लीडरशिप। जो हमारे कमांडर, जो हमारे सबॉर्डिनेट, जो बाकी जो ऑल लेवल का कमांडर आप समझ सकते हैं, जब एक सेक्शन लेवल से लेके एक बटालियन कमांडर तक उस टाइम पे इन्वॉल्व थे वॉर के बीच में, सबका मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट सबसे बड़ी उस लड़ाई के बीच में कौन से लोग को आपने, किस जवान को आपने क्या टास्क बांटना है। तो जैसे मेरे कंपनी कमांडर ने जब मुझे लीडिंग स्काउट के लिए चूज़ किया था, तो मुझे उसको पता था कि संजय क्या कर सकता है, क्योंकि उसको पता था कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा वहाँ का इलाका कैसा है, और मैं वहाँ पे इस जगह पे आके उनके किस काम आ सकता हूँ। क्योंकि लड़ाई मैंने नहीं की थी पहले, मैंने उसकी एक्सरसाइज भी नहीं की थी, लेकिन वहाँ पे वो टाइम ने सिखाया सब कुछ, मेरे सीनियर ने सिखाया मुझे वो सब कुछ, तब वो कर पाया। और टाइम दिए, और टाइम से पहले हमने वो चीज़ें करके दी हैं। तो मैं हर किसी हिंदुस्तानी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वही चीज़ें, जो चीज़ें हम अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में अपनाते हैं, वो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ढालें तो आपकी ज़िंदगी भी और बेहतर, क्या सबसे बेहतर आप उसको बना सकते हो, और अपने जो टाइम, आपका जो सोच, उसको बदल सकते हो। क्या आप अपने करियर और जिंदगी के ग्रोथ से खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं? हमारे करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा लोगों का यह कहना है कि अगर वो अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश फ्लुएंसी पर ज्यादा फोकस कर पाते तो वो अपने करियर में बहुत आगे होते। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उन 75% लोगों में से हो, इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। एक ऐसा सुझाव जिसने आज तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐप की, जिसका नाम है जोश स्किल्स। नाम तो सुना ही होगा। ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका। आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे। इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है, ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।